पिछले क्लास में हम संगम काल के सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को आज हम पूरा करेंगे। उसके बाद शिक्षा का स्तर जानेंगे। तो जैसा कि कल हम आपको बताया था कि संगम काल का प्रसिद्ध साहित्य जो था वो तोलकाप्पियम, और संगम काल के बारे में हमको बहुत सी जानकारियां इसी पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होती है, और इसी पुस्तक में उस समय के जातियों का वर्णन दिया गया है। उस समय जो है, जो संगम काल में बताया गया इस ग्रंथ के माध्यम से कि कौन कौन सी प्रमुख जातियां थी। उसमें से प्रमुख जातियां थी टोडिया, प्रमुख जातियां में टोडिया, ये जो है टोडिया, ये जाति का नाम है। उसके बाद था परैयाम, ये भी जाति का नाम है। उसके बाद कादम्बन, ये सब प्रमुख। उसके बाद एक और प्रमुख जाति था पाली। ये सभी जो है उस समय की प्रमुख जातियां थी संगम काल की। इसके अलावा ब्राह्मणों के अतिरिक्त संगम साहित्य तोलकाप्पियम में समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने की जानकारी मिलती है। मतलब ब्राह्मण तो एक जाति थे ही, उसके अलावे भी समाज जो है वहाँ का वह 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, और उसके अलग अलग नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नाम जो था वो था असगर, नहीं, पहला नाम था अरसर। ये उस समय का एक वर्ग था, और अरसर वर्ग जो था वह राज परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अरसर कहा जाता था। राज परिवार से जुड़ा हुआ ये सबसे उच्च वर्ग कहलाता था अरसर, क्योंकि ये राज परिवार से संबंधित था, इसलिए इसे सबसे उच्च वर्ग कहा जाता था। दूसरा वर्ग जो है वह है बेनीगर। दूसरा वर्ग बेनीगर था, और इसको बनिक वर्ग कहा गया है। बेनीगर को बनिक वर्ग कहते हैं। तीसरा जो वर्ग था वह था बल्लाल। देखिए, बल्लाल कहा जाता था जो बड़े बड़े पृथक वर्ग जो कि प्रतिष्ठित थे, समाज में जो प्रतिष्ठित थे, पृथक थे, अलग थे, और समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते थे। इसमें जैसे कि उस समय का के अनुसार ले लीजिए कि बड़े बड़े कृषक वर्ग, ये भी कर सकते हैं। इसे बल्लाल कहा गया। और चौथा जो वर्ग था वह था बल्लाल हो गया बेल्ला। तो ये 4 उस संगम साहित्य के अनुसार संगम समाज 4 ब्राह्मण के अतिरिक्त इन 4 वर्गों में विभाजित हुआ। पहला असगर, जो राज परिवार शासन से संबंधित व्यक्ति होता था। दूसरा बेनीगर, बनिक वर्ग, या फिर इसे हम व्यापारी वर्ग भी कर सकते हैं साधारण भाषा में।
साधारण इंसान बने पर व्यापारी वर्ग भी कर सकते थे, जिनका काम व्यापार करना होता था। बल्लाल बड़े मित्तर या वर्ग होता था, या बड़े बड़े किसान होते थे उसको बल्लाल कहा गया था, और छोटे किसान और मजदूर को बेलदार कहा गया था। ये था संगम काल के वर्ग व्यवस्था के अनुसार सबके नाम और कौन कौन क्या कार्य करते थे, जिसका कि वर्णन हमें संगम साहित्य से मिलता है। अब आते हैं संगम काल में शिक्षा का स्तर पर। संगम काल में शिक्षा का स्तर, देखिए संगम काल जो होता था उसमें सभी वर्ग तथा वर्ण में शिक्षा का समुचित प्रचलन था। जैसे कि आप वैदिक काल पढ़े होंगे, तो वैदिक काल में था 3 वर्ण को ही शिक्षा लेने का प्रावधान किया गया था, लेकिन ऐसी बात संगम काल में नहीं थी। संगम काल में चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ण से हो, सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का समुचित प्रबंध किया गया था। सबके लिए समुचित प्रबंध था, जो कि उस समय के तत्कालीन युग के लिए एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि जब समाज में उतनी अधिक छुआछूत कह लीजिए या ऊंच नीच माना जाता था, जातिगत विविधता थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उस दौर में सभी वर्ण सभी वर्ग के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था होना उस समय की तत्कालीन युग की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। देखिए संगम युग में जो है साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। संगम काल में ज्योतिष, विज्ञान, गणित, व्याकरण मुख्य रूप से वहाँ साहित्य की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, गणित और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। और ये शिक्षा, ये जो सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ये सभी धर्म सभी वर्णों के लिए एक समान था, चाहे वह अरसर वर्ग से आते हो या फिर वह बेलदार वर्ग से आते हो, जो कि राज परिवार से था सबसे उच्च वर्ग, और जो बेलदार था मजदूर कृषक वर्ग, चाहे वह किसी वर्ग से क्यों नहीं आते हो, इन सभी विषयों की एक समान शिक्षा सभी के लिए मौजूद थी। किसी में किसी प्रकार शिक्षा देने में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। संगम काल में है जी शिक्षकों को कनक काटम कहा जाता था, कनक काटम। शिक्षक को जो है संगम काल में शिक्षक को कनक काटम उस समय कहा जाता था, और छात्र को जो है पिल्लई को कहा जाता था, छात्र को कहा जाता था पिल्ले, और शिक्षक को कलम काटम। उस समय संगम काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था, मतलब मंदिर में ही उस समय अधिकांशतः शिक्षा दी जाती थी। जितने भी प्रकार के विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें से अधिकांशतः शिक्षा वह मंदिर में ही दी जाती थी, और उस काल में गुरु दक्षिणा देने का रिवाज था। संगम काल में शिक्षा मंदिर में दिया जाता था, और शिक्षा समाप्त होने के बाद ये रिवाज बना हुआ था कि छात्र अपने गुरु को शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा देंगे। इस काल में, ये जो काल था संगम काल, इस काल में मूर्ति कला और चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती थी।
देखिए, कहा जाता है कि संगम काल में जो है मूर्ति कला और चित्रकला का बहुत ही विकास हुआ था, क्योंकि वहाँ के मंदिरों में यह व्यवस्था की गई थी कि जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसकी रुचि इस क्षेत्र में है तो उसे मूर्तिकला और चित्रकला की भी शिक्षा दी जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि संगम काल में जितना मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हुआ उतना दूसरे काल में नहीं हुआ। तो ये था हमारी संगम काल की शिक्षा व्यवस्था। ये संगम काल समाप्त हो गया है। अब एक बार संक्षेप में हम आपको संगम काल का बता देते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसको अच्छे से लिख करके नोट्स बना लेने का। मेरे सभी वीडियो देखिएगा तो आप अच्छे से देखिएगा तो आप एक नोट्स बना सकते हैं और वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो एक बार संक्षेप में हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संगम काल जो क्या है कि दक्षिण भारत की कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को, जैसा कि हम पहले बताए थे कि तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्य का उस समय अस्तित्व था, जिसमें चेर, चोल, पांड्य प्रमुख राज थे। दक्षिण भारत के इसी प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का का आयोजन किया जाता था और गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद किया जाता था। इसे ही संगम काल की संज्ञा दी जाती थी। जो वो वाद विवाद होता था, विचार विमर्श होता था कवियों द्वारा गोष्ठियों में, सभी राज्यों में जो उस समय थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, उसे ही संगम काल के नाम से जाना जाता था। कुल 3 संगम का आयोजन हुआ था और ये संगम का आयोजन हुआ था 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में। सर्वप्रथम इन गोष्ठियों, इन संगमों का आयोजन जो है पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में हुआ था और पांड्य राजा का जो राजधानी था वह मदुरई में था। तो ये था संगम काल। उसके बाद हमने सामाजिक स्थिति बनाया कि सामाजिक स्थिति में समाज में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उदाहरण तो नहीं मिलता है, लेकिन ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त था। उसके अलावा 4 वर्गों में समाज विभाजित था। शिक्षा की स्थिति हम बताए कि मंदिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षकों को, छात्रों को पिल्ले तथा शिक्षकों को कनकाटम कहा जाता था। मूर्तिकला और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ सभी छात्रों के लिए, चाहे वह किसी वर्ग से आते हुए, एक समान की शिक्षा की व्यवस्था थी। वहाँ साहित्य, गणित, व्याकरण, विज्ञान, गणित आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी और वह मंदिरों में दी जाती थी। मंदिरी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और सबसे प्रमुख बात थी वहाँ गुरु दक्षिणा देने का रिवाज था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी गुरु दक्षिणा देते थे। तो ये था संगम काल की शिक्षा। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे मध्यकाल की शिक्षा या फिर मुस्लिम काल की शिक्षा।